15 अप्रैल 2023 रात लगभग 10 बजे प्रयागराज का कॉल्विन अस्पताल। कैमरों की तेज रोशनी, पुलिस की भारी सुरक्षा, दर्जनों रिपोर्टर और बीच में हथकड़ी पहने दो चेहरे, अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। कैमरे लाइव थे, पूरा देश देख रहा था। तभी एक रिपोर्टर माइक आगे बढ़ाता है, सवाल पूछा जाता है। अशरफ बोलना शुरू ही करता है, मुख्य बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। बस कुछ सेकंड में कैमरे हिल जाते हैं, लोग भागने लगते हैं, पुलिस चिल्लाती है और भारत के सबसे चर्चित माफिया में से एक लाइव टीवी पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि अतीक मारा गया। असली सवाल था, पुलिस के घेरे में, कैमरों के सामने इतने बड़े गैंगस्टर तक हमलावर पहुंचे कैसे? मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मिशन डॉग्स हिंदी, जहां भारत की सबसे खौफनाक, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं की परतें खोली जाती हैं, बिल्कुल सिनेमैटिक अंदाज में। तो चलिए अब लौटते हैं उस रात जब लाइव कैमरों के सामने कुछ सेकंड में इतिहास बदल गया। दोस्तों, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें वापस जाना होगा। 1980 का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। यूनिवर्सिटी की राजनीति, ठेकेदारी, रंगदारी और तेजी से बदलती अपराध की दुनिया। यहीं से उभरता है एक नाम, अतीक अहमद। जन्म 10 अगस्त 1962, चकिया इलाका। शुरुआत छोटे अपराधों से, फिर गैंग, फिर राजनीतिक संरक्षण और फिर पूरा इलाका उसके डर से कांपने लगा। 1979 में उसके खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। इसके बाद फाइलें बढ़ती गईं, हत्या, अपहरण, रंगदारी, जमीन कब्जा। पुलिस रिकॉर्ड मोटा होता गया, लेकिन अतीक और ताकतवर होता गया। दोस्तों, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था। इलाहाबाद के कई व्यापारी खुलेआम कहते थे कि बिना अनुमति कारोबार करना मुश्किल था। 1989 में अतीक पहली बार विधायक बना, इलाहाबाद पश्चिम सीट। फिर लगातार जीत। अपराध और राजनीति का खतरनाक गठजोड़ तैयार हो चुका था। आप सोचिए, जिस व्यक्ति पर गंभीर आरोप हो वही विधानसभा पहुंच जाए तो सिस्टम कितना कमजोर रहा होगा। यही इस कहानी का तीसरा विलेन था। सिर्फ गैंगस्टर नहीं, सिस्टम की कमजोरी भी। साल 2004, अतीक फूलपुर से लोकसभा चुनाव जीतता है, वही फूलपुर सीट जहां से कभी जवाहरलाल नेहरू सांसद रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अपराध के आरोप भी बढ़ते रहे। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज बताए गए। कई मामलों में गवाह डरते थे, कई मुकर जाते थे, कई इलाका छोड़ देते थे। और यही वजह थी कि उसका नेटवर्क वर्षों तक बना रहा। फिर आया 2005, बसपा विधायक राजू पाल की हत्या। दिन दहाड़े गोलियां चली, पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया। इस मामले में उमेश पाल गवाह बने और यहीं से शुरू हुआ वो संघर्ष जिसने आखिरकार 2023 की उस रात तक रास्ता बनाया। उमेश पाल लगातार सुरक्षा मांगते रहे, उन्होंने कई बार खतरे की बात कही। लेकिन दोस्तों, भारत में गवाह की जिंदगी अक्सर सबसे सस्ती मानी जाती है। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। साल गुजरते गए, सरकारें बदली, पुलिस अधिकारी बदले, लेकिन अतीक का नाम खत्म नहीं हुआ। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ सख्त अभियान शुरू हुआ। कई माफिया पर कार्रवाई हुई। अतीक का नेटवर्क भी निशाने पर आया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे गुजरात की साबरमती जेल भेजा गया। कारण साफ था, आरोप थे कि वो उत्तर प्रदेश की जेल से भी अपना नेटवर्क चला रहा था। दोस्तों सोचिए, जेल के अंदर बैठा आदमी बाहर के अपराधों को प्रभावित कर रहा था। ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं थी, ये उस सिस्टम की कहानी थी जहां अपराध, राजनीति और डर के सहारे जिंदा रहता है। लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी था। 24 फरवरी 2023, प्रयागराज, दिन का समय। उमेश पाल अपनी गाड़ी से उतरते हैं, तभी अचानक हमला होता है। सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, गोलियां, बम, सड़क पर अफरा तफरी। उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो जाती है। पूरा देश वीडियो देखता है और फिर जांच एजेंसियां तेजी से हरकत में आती हैं। पुलिस का दावा था कि इस हमले की साजिश अतीक अहमद के नेटवर्क से जुड़ी थी। कई आरोपी चिन्हित हुए, इनमें अतीक का बेटा असद अहमद भी शामिल था। दोस्तों, यहाँ कहानी और खतरनाक हो जाती है। एक तरफ राज्य की मशीनरी, दूसरी तरफ वर्षों से बना अपराध का नेटवर्क। हर दिन नए खुलासे, छापे, गिरफ्तारियां, करोड़ों की संपत्तियों पर कार्रवाई, टीवी चैनलों पर लगातार कवरेज। और इसी बीच अतीक को गुजरात से प्रयागराज लाने की तैयारी शुरू हुई। जब पुलिस का काफिला साबरमती जेल से निकला, तब पूरे देश की नजर उसी पर थी। रास्ते में मीडिया ने उससे सवाल पूछे,
और अतीक का एक बयान बहुत वायरल हुआ। उसने कहा, मिट्टी में मिला दिया। ये बयान लगातार टीवी पर चलता रहा, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ दिनों बाद वही आदमी लाइव कैमरे के सामने मारा जाएगा। 13 अप्रैल 2023, झांसी, उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में वांछित असद अहमद और गुलाम मुठभेड़ में मारे गए। इस घटना ने पूरे मामले का तापमान और बढ़ा दिया। अतीक को बेटी की मौत की खबर मिली, लेकिन वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। दोस्तों, अपराध की दुनिया का यही सच है, जो डर फैलाता है एक दिन खुद डर में जीता है। 15 अप्रैल की रात पुलिस अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए कॉल्विन अस्पताल लेकर जा रही थी। भारी सुरक्षा थी, मीडिया भी मौजूद थी, कैमरे लाइव थे। तभी 3 युवक रिपोर्टर बनकर करीब पहुंचते हैं। उनके पास माइक थे, कैमरे थे, और अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। अतीक जमीन पर गिरता है, अशरफ भी। पुलिस तुरंत हमलावरों को पकड़ लेती है। बाद में उनकी पहचान सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलीश तिवारी के रूप में हुई। पुलिस ने उन्हें मौके से गिरफ्तार किया। पूरी घटना लाइव रिकॉर्ड हो चुकी थी। दोस्तों, ये भारत के टीवी इतिहास के सबसे चौंकाने वाले अपराध दृश्यों में से एक था। सवाल उठे, सुरक्षा में चूक कैसी हुई? हमलावर इतने करीब कैसे पहुंचे? पुलिस घेरा इतना कमजोर क्यों था? उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी रात न्यायिक जांच आयोग बनाने का फैसला किया। पूरे राज्य में धारा 144 लागू की गई। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर भी निगरानी बढ़ी, क्योंकि प्रशासन को डर था कि घटना के बाद माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं थी। असली कहानी थी उस लंबे सफर की, जिसमें अपराध, राजनीति, डर और सत्ता एक दूसरे में उलझ गए थे। अतीक अहमद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो उस दौर का प्रतीक था जहां कई शहरों में माफिया स्थानीय सत्ता बन चुके थे, जहां गवाहों की हत्या हो जाती थी, जहां लोग बयान देने से डरते थे, जहां चुनाव और अपराध साथ साथ चलते थे। और दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, इतने सालों तक कार्रवाई निर्णायक क्यों नहीं हुई? क्या राजनीतिक संरक्षण था? क्या सिस्टम डर गया था? क्या स्थानीय नेटवर्क बहुत मजबूत था? इन सवालों पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग बयान दिए, लेकिन एक तथ्य साफ था, वर्षों तक दर्ज मामलों के बावजूद उसका नेटवर्क चलता रहा। इस कहानी का दूसरा चेहरा भी था। जांच एजेंसियां, यूपी पुलिस, एसटीएफ, वे अधिकारी जिन्होंने लगातार कार्रवाई की। उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई टीमें बनाई गईं, डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले गए, सीसीटीवी फुटेज जुटाई गई, फरार आरोपियों पर इनाम घोषित हुए, कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ अब भी फरार बताए गए। यानी कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। दोस्तों, आपको याद होगा, अशरफ ने गोली चलने से ठीक पहले गुड्डू मुस्लिम नाम लिया था। यही वो पल था जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी बताया गया था और घटना के बाद फरार था। लेकिन अशरफ आगे क्या बोलने वाला था, ये हमेशा रहस्य बनकर रह गया, और यही उस रात का सबसे बड़ा अनुत्तरित सवाल बना। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, भारत में माफिया संस्कृति अचानक पैदा नहीं होती। उसके पीछे बेरोजगारी, स्थानीय राजनीति, प्रशासनिक कमजोरी और डर का नेटवर्क होता है। जब कानून की प्रक्रिया धीमी होती है, तब अपराधी खुद को अजेय समझने लगते हैं। अतीक अहमद का उदय भी इसी वातावरण में हुआ था, लेकिन अंत वो पूरी दुनिया ने लाइव देखा। मीडिया कवरेज ने इस घटना को और बड़ा बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी खबर चलाई। कई विदेशी अखबारों ने लिखा कि एक पूर्व सांसद और गैंगस्टर को लाइव टीवी पर गोली मारी गई। भारत की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। सरकार ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन जनता के मन में एक ही तस्वीर थी, कैमरों के सामने गिरता हुआ अतीक अहमद। दोस्तों, इतिहास गवाह है, अपराध का साम्राज्य चाहे कितना बड़ा हो, उसका अंत अचानक आता है, कभी अदालत में, कभी जेल में और कभी कैमरे के सामने। अतीक अहमद का अंत भी ऐसा ही था। उसने दशकों तक डर पैदा किया, लेकिन आखिरकार उसका आखिरी दृश्य खुद डर का प्रतीक बन गया। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या यह सिर्फ एक माफिया का अंत था या भारत की अपराध राजनीति गठजोड़ पर एक बड़ा संदेश? क्योंकि जब सिस्टम देर से जागता है, तब कीमत समाज चुकाता है। राजू पाल, उमेश पाल, पुलिसकर्मी, गवाह, व्यापारी,
आम लोग। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं का हुआ। आज भी कई मामले अदालतों में चल रहे हैं, कई आरोपी फरार हैं, जांच जारी है, यानी फाइल अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई। लेकिन 15 अप्रैल 2023 की रात इतिहास में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि उस रात भारत ने लाइव टीवी पर सिर्फ 2 लोगों की हत्या नहीं देखी थी, उसने अपराध की दुनिया का सबसे अस्थिर सच देखा था। जो डर फैलाता है उसका अंत भी अक्सर डर में होता है। दोस्तों, भारत बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन अपने घाव नहीं भूलता। हमारे देश में न्याय देर से आता है, मगर आता जरूर है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अपराध चाहे राजनीति के पीछे छिपे, पैसे के पीछे या बंदूक के पीछे, उसका अंत तय होता है। अब आप बताइए, क्या अतीक अहमद का अंत कानून की जीत था या सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी सच्ची और रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली फाइल में। जय हिंद।